हेलो साथियों, एक और नई क्लास में आप सभी का स्वागत है। अपन बात कर रहे थे वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में। आज एक नए महाद्वीप के बारे में बात करेंगे जिसका नाम होगा यूरोप महाद्वीप। इससे बहुत बार सवाल पूछा जाता है, आरपीएससी का फेवरेट है, ये याद रखना। यूरोप महाद्वीप है, इसमें 46 देश आते हैं। कितने आते हैं? 46 देश आते हैं। लगभग इसका 9% क्षेत्रफल आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से इसके अंदर से कौन कौन से देश आते हैं उन्हीं के बारे में बात करें तो पहले नंबर पर आता है रूस। रूस क्या है? पहले नंबर पर आता है क्षेत्रफल की दृष्टि में, और सर्वाधिक देशांतर विस्तार वाला देश भी माना जाता है। बाद में बात करें तो यूक्रेन आता है, और तीसरे नंबर पर फ्रांस आता है। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से इनका क्रम आपको पूछा जा सकता है। आगे बात करें तो संसार का सबसे विकसित औद्योगिकृत महाद्वीप माना जाता है, उसका नाम आएगा यूरोप महाद्वीप। इस महाद्वीप में विषुवत, करक और मकर रेखा नहीं गुजरती है, याद रखना। कौन कौन सी नहीं गुजरती है? विषुवत रेखा, करक रेखा, मकर रेखा इस महाद्वीप से नहीं गुजरती है। ठीक है। या फिर कह सकते हो तीन अक्षांश रेखाएं इसके अंदर से नहीं गुजरती हैं। ये जो महाद्वीप है ये शीतोष्ण और शीत महाद्वीप माना जाता है। जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो इस महाद्वीप के अंदर से कौन कौन से देश आते हैं तो सबसे नंबर 1 पर आता है रूस, दूसरे नंबर पर आता है फ्रांस, और तीसरे पर आता है यूके। ठीक है। आगे बात करते हैं नगरों का क्रम। तो अगर नगरों का क्रमों के बारे में बात करें तो सबसे पहला नाम आता है किसका नाम आएगा? मास्को। मास्को के बारे में बात करें तो रूस की राजधानी मानी जाती है, और ये जो नगर है ये मस्कवा नदी के ऊपर स्थित है। ठीक है। आगे बात करें, तीसरा जाता है पेरिस। पेरिस के बारे में बात करें तो फ्रांस की राजधानी, ठीक है, और सीना नदी के तट पर है। ये थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, यहाँ पर लिखने में मिस्टेक हुई है, इसको और एक इसको। ठीक है। यहाँ पर तट आएगा और यहाँ पर आएगा तट। आगे बात करते हैं लंदन। लंदन क्या है? यूके की राजधानी है। ये टेम्स नदी के तट पर बना हुआ है। ठीक है। यह नदी एनसेंचुरी जवार नदमुख का निर्माण करती है। ठीक है। आगे बात करते हैं कौन सी? ये टेम्स नदी है, इसी के बारे में बखान किया गया है। पर्वतमालाओं के बारे में बात करते हैं तो एल्पस पर्वतमाला आती है, या फिर आल्पस पर्वतमाला आ जाती है, जो फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रिया और स्विट्ज़रलैंड में स्थित मानी जाती है। यहाँ पर सबसे जो ऊंची चोटी है उसका नाम आ जाता है ब्लॉक, और जिसकी ऊंचाई है 4808 मीटर, जो फ्रांस में है। यह इटली और फ्रांस की सीमा बनाती है, याद रखना, और स्विट्ज़रलैंड और इटली की सीमा भी बनाती है। ब्लॉक सुरंग फ्रांस को इटली से जोड़ती है। कौन सी सुरंग है? ब्लॉक सुरंग है, ये फ्रांस को इटली से जोड़ती है, और यूरोप की दूसरी सबसे लंबी सुरंग मानी जाती है, उसका नाम आ जाता है ब्लॉक सुरंग। ठीक है गाइज। दूसरा पर्वतमाला आ जाता है डिनारिक आल्पस। डिनारिक आल्पस है, ये वीन मोड़दार पर्वत श्रृंखला क्रोएशिया में है। ठीक है। तीसरा आ जाता है पेरिनीज। पेरिनीज के बारे में बात करें, सॉरी पिरेनीज, पिरेनीज के बारे में बात करें तो ये नवीन मोड़दार पर्वतमाला है, और स्पेन को फ्रांस से अलग करती है। ये सीधा साधा सवाल पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतमाला स्पेन को फ्रांस से अलग करती है, तो नाम याद रखना, उसका नाम आएगा पिरेनीज। ठीक है। नेक्स्ट आती है पेनाइन्स। पेनाइन्स क्या है? ये यूके का मेरुदंड कहलाती है। ठीक है। नेक्स्ट आता है जोलन। जोलन क्या है? नॉर्वे और स्वीडन की सीमा बनाती है। ठीक है। नेक्स्ट आता है पिड्स। पिड्स क्या है? ग्रीस यूनान में स्थित चूनेदार चट्टानों से निर्मित ये पर्वत श्रृंखला है। नेक्स्ट आती है काकेस। काकेस क्या है? काला सागर और कैस्पियन सागर के मध्य स्थित है, और एल्ब्रूस ऊंची चोटी है इसकी, याद रखना, जिसकी ऊंचाई 5642 मीटर है, जो जॉर्जिया देश में है। ठीक है। एल्ब्रूस है, यूरोप में भी सबसे ऊंची चोटी है, याद रखना। ये पूछा जाता है और पूछा भी गया है। और जो काकोरस है ये नवीन मोड़दार पर्वत श्रृंखला का एक उदाहरण आपको देखने को मिल जाता है गाइज। आगे बात करें तो इस पर्वतमाला का विस्तार काकेस देशों में है, जिसमें से काकेस देशों का एक समूह है। उसी देशों के बारे में बात करें, जैसे अजरबैजान हो गया, अजरबैजान के साथ में दूसरा आ जाता है आर्मीनिया, और तीसरा आ जाता है जॉर्जिया। इन देशों के अंदर से इसका विस्तार आपको देखने को मिल जाता है।
आगे बात करते हैं यूराल इम्पोर्टेंट है, याद रखना। यूराल क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि एशिया को यूरोप से अलग करती है, याद रखना है पर्वत श्रृंखला, और ये अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला है। इसको चाहे आज इम्पोर्टेंट लगा लो, 100% ज़रूर छप सकता है आपकी क्लास में, ठीक है। आगे बात करें तो ये भ्रंश कगार का भाग माना जाता है और रूस में है, ठीक है। और इसकी जो ऊंची चोटी के बारे में बात करें तो कौन कौन सी है ऊंची चोटी के बारे में बात, तो इसकी जो सबसे ऊंची चोटी आएगी, नाम आता है गोरा नोडोनैना, ठीक है। ये यूराल पर्वत के बारे में बहुत बार पूछा जाता है। अब बात करते हैं भ्रंश पर्वतों के बारे में। भ्रंश पर्वतों के अंदर से सबसे पहला जो नाम आता है, किसका नाम आएगा? पहला नाम आता है ब्लैक फॉरेस्ट का। ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पर है? जर्मनी में स्थित आ जाता है। यूरोप का सबसे बड़ा भ्रंश पर्वत माना जाता है और यहाँ से डेन्यू नदी निकलती है, याद रखना। जूरा के बारे में बात करें तो जूरा भी एक भ्रंश पर्वत है। ये फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा पर बना हुआ है। नेक्स्ट आता है एजबर्ग। एजबर्ग कहाँ पर है? ये जर्मनी में स्थित आ जाता है। हार्ज के बारे में बात करें तो ये भी जर्मनी में है। हार्ज के बाद में दूसरा नाम आ जाता है, उसका दूसरा नाम आता है हॉर्स्ट, जो जर्मनी में है। और तीसरा जो नेक्स्ट नाम आता है विस्जेस, ये भी कहाँ पर है? ये फ्रांस में है। ये सारे के सारे क्या हैं गाइज? ये भ्रंश पर्वत के उदाहरण देखने को मिल जाते हैं। अब बात करते हैं किसके बारे में? ज्वालामुखी पर्वतों के बारे में, ठीक है। तो जब ज्वालामुखी पर्वतों के नाम आता है तो सबसे पहले नाम आएगा स्ट्राम्बोली। स्ट्राम्बोली के बारे में बात करें तो देखो, भूमध्य सागर से लिपारी द्वीप पर स्थित आ जाती है और ये सक्रिय ज्वालामुखी है और इटली देश के अंदर है। इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है, ये याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं एटाना। एटाना कहाँ पर है? भूमध्य सागर में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है और ये इटली में है, ठीक है। नेक्स्ट आता है जो एटाना है, ये परिपोषित शंकु के आकार का उदाहरण देखने को मिल जाता है, मतलब ये शंकु के आकार का आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट आती है विसुवियस। विसुवियस के बारे में बात करें तो ये इटली की मुख्य भूमि पर स्थित मानी जाती है और ये प्रसुप्त ज्वालामुखी का एक उदाहरण देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं हेक्ला और लाकी के बारे में। ये भी एक ज्वालामुखी पर्वत है। आइसलैंड देश में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी का एक उदाहरण आपको देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं नदियों के बारे में। जब नदियों के बारे में बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं काला सागर में गिरने वाली नदियों के बारे में। कौन सी? काला सागर में गिरने वाली नदियाँ। तो काला सागर में गिरने वाली जो नदियों में सबसे पहले नाम आता है डेन्यूब का। डेन्यूब कहाँ पर है? ये यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी मानी जाती है। सर्वाधिक देशों में होकर बहती है। कितने देशों में? 10 देशों में इसका विस्तार माना जाता है और 4 देशों की जो राजधानियाँ हैं वो इसके तट पर बनी हुई हैं, जिसकी जैसे ऑस्ट्रिया हो गया, ऑस्ट्रिया के साथ में हैंगरी हो गया, सर्बिया हो गया, ये सारे के सारे इनकी राजधानियाँ आपको देखने को मिलती हैं। दूसरा आता है स्लोवाकिया। ये सारे के सारे आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं निप्पर नदी। निप्पर नदी भी कहाँ पर गिरती है? ये काला सागर में गिरती है गाइज, याद रखना। इसके तट पर यूक्रेन की राजधानी है वो, जिसका नाम आ जाता है कीव, वो यहाँ पर आपको देखने को मिलती है, ठीक है। एक दूसरी नदी का नाम आता है निस्टर। निस्टर नदी भी काला सागर में गिरती है और एक डॉन नदी है। ये सारी की सारी नदियाँ हैं, ये काला सागर में गिरने वाली नदियाँ मानी जाती हैं। अब बात करते हैं कैस्पियन सागर में गिरने वाली नदियों के बारे में। इससे बहुत बार आरपीएससी सवाल पूछती है, याद रखना गाइज। किसमें? कैस्पियन सागर में गिरने वाली नदियों के बारे में। तो सबसे पहले जो नाम आता है किसका कैस्पियन सागर में? वोल्गा नदी का। वोल्गा नदी का क्यों फेमस माना जाता है? क्योंकि यूरोप की सबसे लंबी नदी है और रूस में बहती है, ठीक है। और इसके तट पर एक नगर स्थित है, उसका नाम याद रखना, क्या नाम आ जाता है? तो उस तट का नाम आ जाता है वोल्गा ग्राव। ये सारी चीज़ें मैंने लिख रखी हैं यहाँ पर, देखो। वोल्गा नदी के बारे में बात करें तो वोल्गा के बारे में बात होती है तो यूरोप की सबसे लंबी नदी और रूस में बहती है। इसके तट पर वोल्गाग्राड नगर स्थित आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं यूराल के बारे में। यूराल क्या है? एशिया को यूरोप से अलग करती है, ये याद रखना। ये कैस्पियन सागर में गिरने वाली नदी मानी जाती है। अन्य नदियों के बारे में बात करते हैं। अन्य नदियाँ जैसे पो आ गई। पो क्या है? उत्तरी इटली में बहती है। यह इटली की गंगा इसको कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पो नदी को इटली की गंगा कहा जाता है। आगे बात करें तो लोम्बार्डी का जो मैदान है ये चावल की खेती के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। इस नदी के तट पर मिलान नगर, कौन सा? मिलान, और दूसरे का नाम बात करें तो तुरिन स्थित हैं। ये 2 नगर हैं, ये इस नदी के ऊपर स्थित हैं। कौन सी नदी पर? पो नदी पर। आगे बात करते हैं
टाइबर के बारे में। टाइबर नदी है, ये इटली की राजधानी रोम इसके तट पर स्थित माना जाता है। रोम को बात करें तो रोम को शाश्वत नगर कहते हैं। क्या कहते हैं? रोम को शाश्वत नगर कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं टेगस नदी के बारे में। टेगस क्या है? पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन इसके तट पर है और स्थित माना जाता है। और बात करें तो लिस्बन एक बंदरगाह नगर भी माना जाता है। सीन नदी के बारे में बात करें तो पेरिस इसके तट पर स्थित है। कहाँ पर है? पेरिस इसके तट पर स्थित है। एल्ब के बारे में बात करें, एल्ब क्या है? जर्मनी की मुख्य नदी मानी जाती है। इसके मुहाने पर हेमबर्ग बंदरगाह स्थित है। जर्मनी का सबसे बड़ा बंदरगाह जलपोत का निर्माण हेतु प्रसिद्ध माना जाता है। यह नदी जवान अधमुख बनाती है और उत्तरी सागर में गिर जाती है। नेक्स्ट नदी आती है रोन के बारे में। रोन क्या है? रोन फ्रांस की मुख्य नदी है जो दक्षिणी भाग से बहती है और भूमध्य सागर में गिर जाती है। इसकी सहायक नदियों के बारे में बात करें तो इसके सहायक नदियों में सोन के तट पर लियोन नगर स्थित है जो इंटरपोल का मुख्यालय माना जाता है। नेक्स्ट नदी के बारे में बात करें तो किसके बारे में लिखोगे? सातवीं जो नदी आती है उसका नाम लिखो राइन नदी। कौन सी नदी? राइन नदी। राइन नदी के बारे में बात करें तो भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी ब्लैक फॉरेस्ट और दूसरे का नाम आ जाता है वोस जेसस के मध्य ये बहती है। कहाँ कहाँ पर बहती है? तो याद रखना, नाम आता है ब्लैक फॉरेस्ट व दूसरे का नाम आ जाता है वोस जेस। इसके मध्य इनके मध्य यह बहती है। ठीक है गाइज। और बात करते हैं इसी नदी के बारे में। तो ये जो नदी है ये फ्रांस और जर्मनी की सीमा बनाती है। कहाँ पर बनाती है? फ्रांस व जर्मनी की सीमा बनाती है। सीमा बनाती है। क्लास की पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। हर क्लास की पीडीएफ फाइल वहाँ पर आपको मिल जाती है। जो राइन नदी है ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये यूरोप का मेरुदंड कहलाती है। यह यूरोप का मेरुदंड क्या कहलाती है? मेरुदंड कहलाती है। ठीक है। आगे बात करते हैं, इसे कोयला नदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे कोयला नदी भी कहा जाता है। कहा जाता है। ठीक है गाइज। आगे बात करते हैं तो इसके मुहाने पर आपको एक बंदरगाह देखने को मिल जाता है। उसका बंदरगाह का नाम बात करें, बंदरगाह का नाम जरूर याद रख लेना, नाम आ जाता है रोटरडम। रोटरडम बंदरगाह। ठीक है। कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है? तो ये याद रखना, इस नदी पर बना हुआ है। ठीक है। और ये जो राइन नदी है ना, ये उत्तरी सागर में जाकर गिर जाती है। उत्तरी सागर में जाकर गिरती है। ठीक है गाइस। दूसरा बात करते हैं, आठवीं जो नदी आती है उस नदी के बारे में बात करें तो कौन सी आती है? एक लिखो आप, ओडर। ये भी एक नदी है। ये क्या करती है? जवार नदमुख का निर्माण करती है। जवार नदमुख का निर्माण करेगी, बनाती है। ठीक है। और कहाँ पर है ये याद रखना, ये पोलैंड में है। कहाँ पर है गाइस? पोलैंड में जाता है। और कहाँ पर गिरती है ये गिरती है बाल्टिक सागर में। बाल्टिक सागर में गिरती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं नौवीं नदी के बारे में, नाम आता है विस्चूला। विस्चूला के बारे में बात करें तो विस्चूला जो नदी है ना, ये पोलैंड की राजधानी वारसा इसके तट पर है, याद रखना। कहाँ पर गिनी है? पोलैंड की, लिखो यहाँ पर, पोलैंड की राजधानी, पोलैंड की राजधानी नाम आ जाता है वारसा। वारसा इसके तट पर है। ठीक है गाइस। आगे बात करें तो ये जवार नदमुख बनाती है। क्या बनाती है? यहाँ पर लिखो, यह है जवार नदमुख बनाती है। ठीक है गाइस। आगे बात करते हैं, नाम आ जाता है, ये विस्चूला है, ये बाल्टिक सागर में जाकर गिर जाती है।
यहाँ पर लिखो बाल्टिक सागर में जाकर गिरती है। ठीक है गाइस, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट नदी के बारे में बात करें तो कौन सी आती है? नेक्स्ट आती है स्प्री नदी। स्प्री नदी के बारे में बात करें तो ये जर्मनी की राजधानी बर्लिन इसके तट पर स्थित है। ये याद रखना बस, जर्मनी की राजधानी बर्लिन इसके तट पर है। इस प्रकार से जो यूरोप महाद्वीप की जो नदियाँ वाला जो टॉपिक था वो आपका कंप्लीट हो जाता है। पार्ट 1 अपन कंप्लीट कर दिया। पार्ट 2 में अपन चर्चा करेंगे इस महाद्वीप की कौन कौन सी नदियां हैं, कौन कौन से घास के मैदान हैं, वो सारी चीज़ें अपन चर्चा करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। जितना भी जो पार्ट होगा उम्मीद होगी कि अपन सेकंड पार्ट में पार्ट 2 के अंदर से कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत। क्लास की जो PDF फाइल आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। जय हिंद जय भारत।